संघर्ष की राह पर जो चलता है, संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार बदलता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर भी वही निकलता है, सूर्य बनकर भी वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और आज हम करेंगे प्रकाश यानी कि आपके ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। और ये दोस्तों ये जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जाम के लिए। तो ये अपना पार्ट नंबर 19 है। हम रेलवे भर्ती के लिए जो बेस्ट 5000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं उसमें मैं आपको पहले थ्योरी करवाता हूं और उससे संबंधित जो भी आपके रेलवे भर्ती में पूछे गए सवाल हैं उनको हम करते हैं। और ये सीरीज है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूं। फिजिक्स हमारी लगभग आधी हो चुकी है और जल्दी हम फिजिक्स खत्म कर लेंगे दिवाली से पहले। तो आज हम करेंगे प्रकाश से शुरुआत। प्रकाश क्या होता है, फिर हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और विद ट्रिक। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वस्तु को किस स्थिति पर रखते हैं, कि कौन सा प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर रखते हैं तब कहां बनता है। 1% भी याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको विद ट्रिक बता दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं इस चैप्टर से वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमारा जो मानव नेत्र है यानी कि ह्यूमन आई, उस वाले चैप्टर को इसमें पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, उसका निवारण कैसे किया जाता है, कौन सा लेंस लगाया जाता है, सारे हम देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि ये जो चैप्टर है वो आपका थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें आपसे 3 से 4 दिन लगने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून कीजिएगा पूरी क्लासेस के लिए। आपको पूरी चीजें, ठीक है, बिल्कुल भी आपको एनसीईआरटी चीजें उससे भी ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, लूसेंट में है उससे ज्यादा बताऊंगा। मतलब आपको मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश यहां पर करूंगा। तो यार आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वीडियोस को डेली देखा कीजिए और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश क्या है यानी कि लाइट क्या है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ जो भी हिंदी लिखी है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूंगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइट यानी कि प्रकाश क्या है। तो देखिए प्रकाश के बारे में सबसे आसान जो डेफिनेशन है, सबसे आसान परिभाषा है वो ये है कि प्रकाश एक प्रकार से एनर्जी है। क्या है प्रकाश। और दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, मैंने YouTube पर आज से लगभग 11 महीने पहले YouTube जो शुरू किया था, तो मैंने पहला जो लेक्चर था वो प्रकाश का ही डाला था, आप उसको देख सकते हैं। उस टाइम पे ना मेरे पास कोई स्टूडियो था, ना मेरे पास कोई खुद का पर्सनल बोर्ड था, ना माइक था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आप ऐसे कहेंगे कि ये मतलब आप खुद कंपेयर करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट मैंने आपको आज से 11 महीने पहले मतलब 1 साल पहले दिया था, जब पहला वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला था। उस समय मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी और आज थोड़ा ठीक ठाक मैंने सेटअप बना रखा है पढ़ाने के लिए। तो देखिए बात करते हैं प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है ना, जो हमें वस्तुओं को देखने पर हेल्प करती है। यह हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका प्रकाश है, लाइट है, एक प्रकार का माध्यम है यानी कि मीडियम है जो हमें वस्तुओं को देखने में यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उनको देखने में मदद करते हैं। अब आपने देखा होगा, मान लीजिए रात है और रात में आपकी इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए बिल्कुल नहीं आ रही है, लाइट नहीं है आपके पास, ना कोई फोन है ना कोई टॉर्च है जिससे आप उजाला कर सकते हो, और बाहर आपका जो चंद्रमा है उसकी भी लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। तो क्या आप किसी वस्तु को देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु को देखने के लिए क्या होनी चाहिए, लाइट। यानी कि लाइट एक प्रकार से माध्यम है, मीडियम है, और या ऊर्जा बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो, जो हमें वस्तुओं को आभास कराने में, वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं यहां पर प्रदीप्त और आपका अप्रदीप्त यानी कि लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए आपके ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद आपके चमकते हैं, ठीक है, प्रदीप्त ऐसी वस्तुएं जो आपके दूसरे का प्रकाश लेकर चमकती हैं, मतलब उनमें आपकी चमक उत्पन्न हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं प्रदीप्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त यानी कि लुमिनस। और ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जो आपके दूसरों का प्रकाश देने पर चमकती नहीं है, ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं? अप्रदीप्त। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है।
प्रदीप्त क्या होती हैं और अप्रदीप्त क्या होती हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिनके ऊपर प्रकाश गिराने पर वो आपके प्रकाशमान हो जाती हैं, ठीक है, प्रकाशमान हो जाती है मतलब चमकने लग जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रदीप्त। और जो आपके चमकती नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहां पर आपका जो प्रकाश होता है उसमें कितने रंग मौजूद होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रकाश होते हैं उसमें 7 रंग मौजूद होते हैं। कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, VIBGYOR, ठीक है, VIBGYOR यानी कि वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। यानी कि आपका वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड आपके लाल, ठीक है। ये आपके 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं आपके प्रकाश के अंदर, ये आपको ध्यान रखने हैं। और रंग हमें कब दिखाई देते हैं, या तो आपका इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, तब रेनबो बनता है, तब हमको रंग दिखाई देते हैं, या जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म की मदद से भी हम जो प्रकाश है स्कैटरिंग की मदद से, ठीक है, उनको हम देख सकते हैं। वो आगे देखेंगे कि किस प्रकार से उन रंगों को हम देख सकते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखने की प्रकाश के अंदर 7 रंग मौजूद होते हैं। किसके अंदर, आपका जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश जो होता है जाना, जैसे नॉर्मली जो प्रकाश आता है जिसके अंदर कोई कलर आपको दिखता नहीं है, उसके अंदर 7 कलर क्या होते हैं, आपके इंक्लूड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, मान लीजिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रकाश की स्पीड हमेशा चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रकाश होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है, रेफ्रेसिव इंडेक्स, आगे बताऊंगा रेफ्रेसिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो रेफ्रेसिव इंडेक्स आपके हर माध्यम का अलग अलग होता है। जैसे निर्वात की बात करते हैं, एक होता है, हवा का होता है 1.00003, ठीक है, आगे बताएंगे। पानी का आपका जो होता है 1.33 होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका हर माध्यम का जो रेफ्रेसिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, वो अलग अलग होता है। इसलिए जब कोई वस्तु आपके जो प्रकाश है, ठीक है, आपके लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहां पर उसकी स्पीड है चेंज होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बताइए उसकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान रखना है, स्पीड जो होती है वो आपकी चेंज होती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहां पर, अब हम बात करते हैं प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में, ठीक है। प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि जिस टाइप का प्रकाश हमारी जो किसी वस्तु है उसके ऊपर गिरता है। मान लीजिए प्रकाश तो आपके 7 होते हैं, ठीक है, 7 आपके प्रकाश होते हैं, आपको बताया। इनमें से जो वाला प्रकाश आपके किसी वस्तु के ऊपर गिरता है ना, मान लीजिए मेरी शर्ट है, ठीक है, जो कि आपको रेड कलर की दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो स्क्वायर रेड है, ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जब इस शर्ट के ऊपर जो प्रकाश है, ठीक है, जो लाइट है वो गिर रही है, तो ये जो आपकी शर्ट है वो 2 प्रकार से काम करती है। आपकी जो कुछ प्रकाश है उसको तो अवशोषित करेगी, मतलब अपनी ओर खींचेगी, और कुछ प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो मतलब परावर्तित करेगी। अब आगे बताएंगे परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है किसी प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर आपके लौट जाना, ठीक है। तो जैसे इस वस्तु से इससे टकराएगी आपकी प्रकाश किरण, तो वापिस से बाहर जाएगी, तो वापिस से कहां जाएगी, मेरी आंखों में। तो होगा ये कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु के ऊपर गिरती है ना, तो जिस प्रकार का रंग वो वहां से क्या करती है, परावर्तित करती है। यानी कि हमारी आंखों पर, हमारी रेटिना पर जिस प्रकार का रंग गिरता है, हमको वस्तुएं उसी प्रकार की दिखाई देती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि ये आपको ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपके अक्षर लिख रहे हैं, वो आपको ब्लैक क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो आंख है, हमारी आंख पर जो ब्लैक कलर का जो ब्लैक कलर का प्रकाश है वो यहां से परावर्तित होकर आ रहा है, इसलिए मुझे ये ब्लैक दिख रही है। अगर मैं बात करूं ये मुझे रेड क्यों दिखाई दे रही है, तो मुझे ये रेड इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहां से हमारी आंख जो है, हमारी जो आई है, वहां से जो प्रकाश की किरणें हैं वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके, मतलब परावर्तित होके लाल रंग के प्रकाश को ट्रांसफर कर रही हैं। तो जिस प्रकार का, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसके माध्यम से, कि जिस प्रकार का आपका प्रकाश है वो हमारी आंखों के ऊपर गिरेगा, हमारी आंखों की जो रेटिना होती है उसके ऊपर जिस प्रकार का प्रकाश गिरेगा, वस्तुएं हमें उसी कलर की दिखाई
देंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रकाश की गति के ऊपर, प्रकाश की चाल के बारे में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, प्रकाश की चाल कैलकुलेट किसने की थी? प्रकाश की चाल आपके 1676 में। ठीक है, ये आपको जनरली किसी को पता नहीं होता, आपको ये पता होता है कि प्रकाश की चाल होती कितनी है, लेकिन कैलकुलेट किसने की थी ये कोई नहीं बताता। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की जो चाल है वो आपके ओले रोमर ने, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है, ओले रोमर। ठीक है, ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 में आपके जो प्रकाश है उसकी गति थी उसके बारे में आपको कैलकुलेशन की थी, और निर्वात में वैक्यूम में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है मैं यहां पर ले देता हूं इधर, ठीक है, दिख रहा है, ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर घंटे पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपकी प्रकाश की स्पीड होती है, और वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो वैक्यूम में, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं अगली चीज के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश। देखिए प्रकाश के आर पार दिखाई देना और नहीं देना। तो देखिए आपके क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है ट्रांसपीरेंट, एक होती है नॉन ट्रांसपीरेंट। अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि नॉर्मली जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें 2 प्रकार के आपके जो बैक कवर आते हैं वो आते हैं। देखिए एक आपको ये दिख रहा है, ये आपका ट्रांसपीरेंट आपको कलर दिख रहा है। ठीक है, ये जो बैक कवर दिख रहा है वो ट्रांसपीरेंट है, मतलब यहां पर जो भी चीजें हैं वो आपको ऐसे कैसे दिखाई देती हैं। एक नॉन ट्रांसपीरेंट आता है जिसमें आपका कोई भी डिजाइन बना होता है, कोई भी पिक्चर लगी होती है पीछे को, तो जिससे हमें उसकी जो बॉडी का कलर है वो यहां पर दिखाई नहीं देता। तो ट्रांसपीरेंट का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं। मान लीजिए आपने चश्मा लगा रखा है, ठीक है, नॉर्मली चश्मा, ठीक है, कलरफुल नहीं, नॉर्मली चश्मा, तो उससे आप आर पार देख सकते हो ना। तो अगर किसी वस्तु के आर पार हमने देख सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं, आपकी वस्तु को क्या बोलते हैं, आपका पारदर्शी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पारदर्शी, मतलब जिसे हम आर पार देख सकते हैं, है ना। और होता क्या है कि जब आपके कोई पारदर्शी वस्तु होती है, ठीक है, जिससे आर पार देख सकते हैं, उसकी आपकी शेडो भी नहीं बनती है। और अब बात करते हैं आपके दूसरे प्रकार की, जिसे बोलते हैं अपारदर्शी। तो जब किसी वस्तु की ओर प्रकाश गिराया जाता है और प्रकाश अगर आर पार नहीं जाए, मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे टॉर्च से या किसी प्रकार से लाइट आपके मैं इस पे गिराता हूं तो वो आर पार नहीं जाएगी, वो यहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की वस्तु को बोलते हैं अपारदर्शी। तो बड़ा सिंपल सा आप जानते भी हैं, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कि आपकी जो प्रकाश होता है उसका स्पीड होता है, मैंने यहां पर हिंट के लिए आपको सारी चीजें लिख रखी है। ठीक है, कि मैं आपको यहां पर एक्सपेंड करके सारी चीजें बता सकूं। ठीक है, मैंने हिंट के लिए लिख रखी है ताकि यहां पर कोई भी चीज वो मिस नहीं हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो प्रकाश की स्पीड होती है वो आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब देखिए तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से आपकी जो पृथ्वी है, सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसको कितना टाइम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है कि आपका सूर्य होता है, सूर्य से आपके जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर, अर्थ पर, उसको आने में कितना टाइम लगता है। तो आपको अलग अलग बुक में है, अलग अलग टाइम मिलेगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी बुक के आधार पर आपको बता रहा हूं कि लगभग 500 सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं, 500 सेकंड लगते हैं, 500 सेकंड आपको लगते हैं। ठीक है, कैसे लगते हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होती है, 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, आपकी जो 15 करोड़ किलोमीटर होती है, और यहां पर स्पीड होती है इसकी 3 × 10⁸, यानी कि 3 लाख। ठीक है, यानी कि आपकी 15 करोड़ है, 15 करोड़ में अगर 3 लाख का भाग देंगे 500 आएगा, और 500 सेकंड है इसका राइट आंसर जाएगा। और इसको आपको मिनट में भी कई बार अलग अलग बुक में दिया होता है। तो देखिए 500 आपका क्या है, 500 अगर सेकंड है, आप 60 का भाग लगाओगे तो देखिए ये यहां पर देखो ये 0 से 0 हो गया। ठीक है, तो और 6 का भाग 50 में लगाएंगे तो 8 × 6 = 48, बचा 2 तो 20 बच गया। तो 8 मिनट और 20 सेकंड में आपको मिल जाता है, कहीं पर 8.2 मिल जाता है, 8.3 मिल जाता है। तो आपको जनरली ध्यान रखना है 500 सेकंड आपका एक टाइम होता है जहां पर आपके सूर्य से आपकी जो प्रकाश है धरती के सरफेस पर, आपके पृथ्वी के वायुमंडल में, आपके धरती की सतह पर आपकी आकर पहुंचती है 500 सेकंड तक।
500 सेकंड में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहां पर आगे देखते हैं, कोई वस्तु काली कब दिखाई देती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछाता है कि जब आपका कोई भी अंतरिक्ष यात्री होता है, आपका ना, जब वो आपके अंतरिक्ष में जाता है, स्पेस में जाता है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट जब आपके अंतरिक्ष में जाता है तो आपसे पूछते हैं उसको जो आपका आसमान होता है, स्काई होता है ना, तो वो आपका कैसा दिखाई देता है। तो ध्यान रखना है, वो आपका ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता। देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द स्पेस सो दैट द ऑब्जेक्ट सीम्स ब्लैक, ठीक है, यानी कि आपके काली दिखाई देती है। अब देखिए काली कब दिखाई देती है, यदि कोई वस्तु है आपके 7 के 7 कलर जो होते हैं, 7 जो कलर होते हैं, अगर 7 के 7 कलर होती है उनको अवशोषित कर लेती है, उसे हम बोलते हैं आपकी काली वस्तु। और इसका सीधा सा एग्जांपल है कृष्णिका। क्या होती है? कृष्णिका जो होती है वो इसका एग्जांपल है, वो आपके 7 के 7 कलर को आपके क्या कर लेती है, आपके अवशोषित कर लेती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो प्रकाश है वो एक प्रकार की तरंग भी होती है। अभी देखिए मैंने आपको तरंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, तरंग क्या होती है, तरंग कितने प्रकार की होती है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो यहां पर देखिए आपकी जो तरंग होती है मेनली 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, ठीक है, वो आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना सा ध्यान रख लीजिए कि आपकी ध्वनि होती है वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ट्रांसवर्स आपके वेव होती है। आगे बताऊंगा कि यहां पर जो आपको तरंग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपकी होती है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी? आपका प्रकाश जो होता है वो आपका अनुप्रस्थ होता है। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए एक ट्रिक बताना चाहूंगा कि देखिए अनुप्रस्थ, प्र से क्या बन रहा है? प्रकाश, इसलिए अनुप्रस्थ से प्रकाश, और अनुदैर्घ्य, धैर्य से ध्वनि बनता है, इसलिए अनुदैर्घ्य से ध्वनि तरंग याद कर लीजिए, और अनुप्रस्थ से प्रकाश, ठीक है, प्र दोनों जगह रहा है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपसे ये पूछ ले कि हमें जो पता कैसे लगता है कि आपका अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य। तो आपको चीज ध्यान रखने की एक चीज होती है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन होती है, उससे हमको पता लगता है कि आपकी जो ध्वनि तरंग है वो आपकी जो प्रकाश तरंग है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ध्रुवीकरण इनकी पोलराइजेशन के बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि प्रकाश होता है वो नॉर्मली एक सीधी रेखा में गमन करता है। आपने शायद छोटी कक्षा में, कक्षा 9 में, 8वीं में एक आपका प्रैक्टिकल भी किया होगा। देखिए याद दिलाते हैं कैसा प्रैक्टिकल आपने किया होगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा यहां से, ठीक है। आपको बताते हैं कैसा प्रैक्टिकल आपने किया होगा, ठीक है, और फिर आपको याद आ जाएगा जी सर हमने ऐसा प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, और फिर आप बता देंगे जी सर हमने ये प्रैक्टिकल किया था। देखिए बताते हैं आपको, ठीक है, आपको याद दिलाते हैं कौन सा प्रैक्टिकल आपने किया होगा, ठीक है। आपने ऐसे प्रैक्टिकल किया होगा कि आपने शीट ली होगी कागज की, ठीक है, एक बुक में आपको कहीं ना कहीं ये वाला चित्र है आपको दिखाई देगा कि हमने क्या किया, आपके 2-3 शीट लिए कागज के और उनको एक सीधी रेखा में खड़ा कर दिया, ठीक है, और सीधी रेखा में खड़ा किया और यहां पर हमने इनके बीच में एक तरफ मोमबत्ती जला दी, कुछ भी यहां पे, ठीक है, और यहां हमने मोमबत्ती जब जलाई तो यहां पर हमने इसमें क्या कर दिए, बीच बीच में छिद्र कर दिए, ठीक है। और फिर आपसे बोलता है कि बताइए यहां पर अब कोई ऑब्जर्वर है, यहां पर कोई आदमी है जो इन चीजों को देखता है, तो बताइए उसे मोमबत्ती दिखाई देगी या नहीं देगी। तो बिल्कुल अगर ये सीधी रेखा में होंगे तीनों के तीनों पॉइंट तो वहां पर मोमबत्ती है वो दिखाई देगी, लेकिन अगर एक को भी हम थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर देते हैं तो हमें वो मोमबत्ती दिखाई नहीं देती थी। ये प्रैक्टिकल आपने किया होगा और आपको याद भी आ गया होगा। तो दोस्तों आपको नॉर्मली चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, वो एक प्रकार से सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है। लो रेंज की, यानी कि आपके जिनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लो होती है, बहुत ही कम होती है, उस प्रकार की तरंग होती हैं वो आपके मुड़ भी जाती है। जो प्रकाश होता है वो आपके मुड़ता भी है। कैसे? आपके सामने लाइव एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। यहां पर देखिए मेरी छाया है ना, छाया, इस हाथ की छाया आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रही होगी, ठीक है। तो प्रकाश जो था वो सीधा जा रहा था, ठीक है, लेकिन देखिए ये यहां से इसकी छाया के अनुदिश से मुड़ गया, नहीं मुड़ गया, ठीक है। प्रकाश को सीधा जाना चाहिए था, नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये देखिए यहां से ऐसे मुड़ गया, अंगुलियों के पास पास मुड़ के, और ये छाया बन गई। और यही इसका अपवाद है,
यानी कि आपके प्रकाश होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन नहीं करता, लेकिन नॉर्मली करता है। एक लो वेवलेंथ के लिए, निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश आपकी सीधी रेखा में गमन नहीं करता। और इस चीज को हम आपका अध्यारोपण का सिद्धांत और विवर्तन यानी कि इम्पॉन्डमेंट और आपका डाइवर्जेंस, ठीक है, इनसे हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस से भी आपको बता दें विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश जो होता है उसका किसी आपके आपका किसी भी आप ऐसे बोल सके किसी सतह से आपके टकरा कर मुड़ना। ठीक है, जैसे अंगुलियां होती हैं, यहाँ पर प्रकाश आएगा तो ऐसे ऐसे घूम के और प्रकाश मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रकाश। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसी होती है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि प्रकाश होता है वो आपके क्या होता है, एक तरंग होती है, वेव होती है। कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा था कि प्रकाश जो है वो आपके क्या होती है, कण होती है, पार्टिकल होता है। और कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा था कि प्रकाश आपके दोनों ही होता है। तो बात करते हैं क्या ये सारा आपका एक दूसरे कंफ्यूजन था, सारा क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका एक वैज्ञानिक आया और जिसका नाम था यंग। ठीक है, यंग एक वैज्ञानिक था और यंग ने क्या किया, एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं यंग का स्लिट प्रयोग। ठीक है, ये आपका द्विस्लिट प्रयोग भी बोलते हैं इसको, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यंग ने क्या किया कि आपका द्विस्लिट का प्रयोग किया और द्विस्लिट के प्रयोग में इन्होंने पाया कि जो प्रकाश होती है उसको हम, ये जो प्रयोग था उसको तभी सिद्ध मान सकते हैं, तभी सार्थक मान सकते हैं जब प्रकाश एक तरंग के रूप में, ठीक है, एक वेव के रूप में गति करे। ठीक है, एक वेव के रूप में गति करेगा तो ये आपके यंग ने जो आपका द्विस्लिट प्रयोग किया था, ठीक है, वो आपका सार्थक होगा। ठीक है, लेकिन थोड़े दिन बाद में आपका आइंस्टाइन आया और आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि जब किसी एलिमेंट के ऊपर आपका मान लीजिए कोई आपका धातु है, ठीक है, मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है, कोई भी धातु है, अगर उसके ऊपर, ठीक है, अगर उसके ऊपर एक प्रकाश आपतित करते हैं, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जब आपतित करते हैं तो उस आपके जो भी आपका हमने जो लिया था, जो भी हमने एलिमेंट लिया था, है ना, सोडियम लिया था, पोटेशियम लिया था, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हो गए थे। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था, इसको आपके आइंस्टाइन ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जब किसी धातु के ऊपर, ठीक है, जब किसी धातु के ऊपर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है तो होता क्या है कि आपके जो सतह होती है उस धातु की, उस सतह की धातु से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके उत्सर्जित होने लग जाते हैं, मतलब उस धातु को छोड़कर आपके मूव करने लग जाते हैं। इस आपके जो प्रयोग था उसको कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, यह आपके आइंस्टाइन ने दिया था। अब देखिए, तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि ये जो प्रयोग है वो तभी सिद्ध हो सकता है जब आपका हम इसको एक कण के रूप में माने, मतलब पार्टिकल के रूप में माने। और पार्टिकल के रूप में कैसे, इनको पैकेट के रूप में माने, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में। और ये आपका प्लांक ने भी ये कहा था कि जो आपके प्रकाश होता है वह आपके ऊर्जा के छोटे छोटे रूप में पाया जाता है और इसे क्या कहते हैं, आपका फोटोन, क्या बोलते हैं, फोटोन शब्द भी इसी से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फोटोन्स क्या होता है, फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल आपके होते हैं, उन्हें आपके फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपके उदासीन कण होते हैं। ठीक है, आपके जो फोटोन्स होते हैं वो। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि प्रकाश को आपके तरंग भी माना गया और प्रकाश को कण भी माना गया। इसकी पुष्टि जो दोनों वैज्ञानिक आपस में लड़ रहे थे, बाद में आपका डी ब्रोगली आया और डी ब्रोगली ने अपना एक सिद्धांत दिया और डी ब्रोगली ने आपका एक सिद्धांत दिया और उसके आधार पर बताया कि जो प्रकाश होता है वो आपका द्वैती प्रकृति का होता है। द्वैती का मतलब क्या होता है कि दो रूप में पाया जाता है। ठीक है, डबल आपके होता है, मतलब आपके दो अलग अलग डबल नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि आपसे कंक्लूजन ये निकला कि आपका जो प्रकाश है वो वेव भी है और आपका क्या है, पार्टिकल भी है। तो आपको ध्यान रखना, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आपका प्रकाश है वो क्या है, तो ध्यान रखना कि प्रकाश एक वेव भी है और प्रकाश एक पार्टिकल भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर कर दी। ठीक है, तो गाइज ये प्रकाश के बारे में कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, जो भी आपकी एनसीईआरटी में जो भी चीजें थी, जहां से मुझे मिली है
सारी मैंने आपको प्रकाश के बारे में बता दी है। चलिए अब हम प्रकाश के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो चीज क्या होती है। ठीक है, तो आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और फिर मैं आपको प्रकाश का जो परावर्तन है उसको भी आज ही करा देता है, और फिर इसके बारे में जो आगे की चीजें हैं वो हम कल देखेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे है उसको देख लेते हैं, आपका प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, और फिर हम इसके देखेंगे कि आपके जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं उसके नियम क्या होते हैं। और कल फिर हम देखेंगे गोलीय दर्पण जो होते हैं, स्फेरिकल मिरर, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारी जो क्लास है वहां पर शानदार होगी। ठीक है, और डेली यहाँ पर क्लासेज आपको 9 बजे आपको मिलेंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप डेली 9 बजे हमारी जो क्लासेज हैं उनको ज्वाइन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो इंग्लिश आपका जो ये है ना, इंग्लिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखिए जब आपका जो प्रकाश होता है, जब हम प्रकाश को किसी आपके ऐसी धरातल पर आपतित करते हैं, ठीक है, देखिए कैसी सतह पर जो आपके पारदर्शी नहीं हो, ध्यान रखना कि पारदर्शी नहीं हो। अगर पारदर्शी होगी तो प्रकाश आपके आर पार निकल जाएगा। तो देखिए मान लीजिए ये आपकी कोई सरफेस है, ठीक है, ये आपको सतह है, ठीक है, जो आपकी क्या है अपारदर्शी है, मतलब क्या है जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। तो देखिए जब आपका प्रकाश होता है किसी सतह पर आपतित होता है ना ऐसे, ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो वह आपके उससे टकराकर, उस सतह से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को आपका प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, यानी कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना, ऐसे आप बोल सकते हो। या आप सीधा सा तो मतलब यही होता है कि प्रकाश होता है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाना आपके प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए ये आपका दो प्रकार का होता है। कैसा? जो पहला होता है आपका जिसे बोलते हैं आपका नियमित, यानी कि नियमित यानी कि रेगुलर। ठीक है, नियमित परावर्तन यानी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो प्रकाश से किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद एक निश्चित दिशा में जाती हैं। देखिए जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये आपको जो आती हुई दिखाई दे रही हैं, ये आपके आ रही हैं और ये आपके ऐसे जा रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक निश्चित दिशा में आ रही हैं और एक निश्चित दिशा में जा रही हैं। तो जब आपके प्रकाश किरण होती हैं एक परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में मूव करती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। एक दूसरा और होता है, तो दूसरे में क्या होता है कि यहां पर आप देखेंगे तो सतह है ना वो बड़ी आपकी प्लेन होती है, लेकिन अगर कोई आपकी सतह है वो ऐसे खुरदरी सी है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे खुरदरी सी है, और जब इसके ऊपर ऐसे प्रकाश की किरण गुजारेंगे ऐसे, ठीक है, तो होगा क्या कि ये आपके अलग अलग दिशाओं में चली जाएगी। एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चल जाएगी। मतलब आपके जो प्रकाश किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएंगी ऐसे। ठीक है, और देखिए इसमें क्या हो रहा था कि एक ही दिशा में जा रही थी, इसमें अलग अलग दिशाओं में फैल रही हैं। तो इसे हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन, डिफ्यूजन। ठीक है, मैं इंग्लिश देख लेता हूं थोड़ा, है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में आपका बोलते हैं डिफ्यूज्ड होना चाहिए। किसको जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आपके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड होना चाहिए। ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आपके होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो परावर्तन है दो प्रकार का होता है। जब आपके एक समतल से अगर आपका कोई सरफेस है, अगर उसके ऊपर प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो एक निश्चित डायरेक्शन में वो आपके मूव करती हैं, उसे आपके बोलते हैं नियमित। और अगर आपके इर्रेगुलर से आपके ऐसे खुरदरी सतह है और उस खुरदरी सतह के ऊपर जब आपका प्रकाश है वो गिराया जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे आपका
डिफ्यूज्ड। ओके, सही है लिखा मैंने, डिफ्यूज्ड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो प्रकाश किरणें होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। तो ये आपका होता है प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के ऊपर, कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं और जो आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 नियम हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए 2 नियम है, आपको ध्यान रखना है, और जो नियम है बड़े इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होगा फिर, इसलिए। ठीक है, तो इंग्लिश इसमें भी नहीं दी है। ठीक है, चलिए बात देख लेते हैं, अगर इसमें भी इंग्लिश लिखी है तो, नहीं तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं सोचा कोई इसकी अलग से इंग्लिश होगी इसलिए। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखिए परावर्तन के आपके 2 रूल्स होते हैं, 2 लॉ होते हैं। ठीक है, 2 नियम कौन कौन से होते हैं उसको समझने के लिए पहले हमको जो परावर्तन है उसका डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी सतह है जिसके ऊपर हमको प्रकाश क्या करना है, गिराना है। ये क्या है, एक सरफेस है, और इस सरफेस पर हमको क्या करना है, प्रकाश जो है गिराना है। ठीक है, ये इसके ऊपर एक मैं अभिलंब डाल देता हूं, नॉर्मल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, ये है, इसका नाम मैं कुछ भी देता हूं। ठीक है, इसको मैं एन डैश मैंने डाल दिया, इसको बोलेंगे आपका अभिलंब। ठीक है, इसको बोलेंगे अभिलंब। इसको, इसका जो नाम है वो क्या है, अभिलंब। ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, अभिलंब इसको बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, यानी कि इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए ये आपका है। ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, पी क्यू। ओके, तो यहां पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ठीक है, जो प्रकाश किरण है यहां पर आ रही है ऐसे, और आ रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इंसिडेंस रे। ठीक है, इंसिडेंस रे इसको बोलते हैं। ठीक है, और परावर्तन के बाद जो किरण थी वो ऐसे इधर गुजर गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, तो बस 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, ये जो होता है इसको आपके बोलते हैं नॉर्मल यानी कि अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल अभिलंब, ये जो है एन डैश आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं अभिलंब। ये क्या है, एक आपतित किरण, इसका नाम में दे दिया ए, और एन डैश इसको मैंने बोल दिया बी। ठीक है, तो ये आपका है आपतित किरण। ठीक है, आपको ध्यान है, ये आपतित मतलब जो आ रही है, इसके ऊपर गिर रही है, उसे बोलते हैं आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे। और इसे बोलेंगे परावर्तित किरण, मतलब जो परावर्तन के बाद जो किरण गई उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, या फिर कोई चमकीली सतह है जिसके ऊपर ऐसा हो रहा है। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, पहली बात ये कि यहां पर एक होता है आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण होता क्या है, तो आपतन कोण क्या होता है कि अभी ये जो आपतित किरण है ये इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल, और इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल आई से। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं दूसरे को, परावर्तन कोण। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं आपका रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल, कुछ भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है कि यहां पर जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि परावर्तित किरण है, वो इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं स्मॉल आर। क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। तो ये आपका होगा स्मॉल आई और ये होगा स्मॉल आर। तो देखिए जो 2 नियम है बड़े सिंपल से रूल है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। पहला जो रूल है वो क्या कहता है, देखिए सुन लीजिए, पहला रूल क्या कहता है कि आपतित किरण, मतलब ये जो आपतित किरण है ए एन डैश दिख रही है ना, आपतित किरण पहली, दूसरी परावर्तित किरण मतलब एन डैश बी, और माध्यम पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बड़ा सिंपल सा है कि ये जो किरण है ए एन डैश, दूसरा है एन डैश बी,
ठीक है, इसको मैं O मान लेता हूं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज हो रही हो तो इसको मैंने O मान लिया, ओके। यानी कि आपका आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB और अभिलंब ON तीनों एक ही सतह पर, एक ही सरफेस पर स्थित होते हैं। बिल्कुल सही दिख रहा है ना आपको, ऐसा थोड़ी है कि ये तीनों अलग अलग हैं, मतलब ये भी यहां पर है, ये अलग है, ये एक ही सतह पर है या नहीं है। तो पहला जो रूल है बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि आपतित किरण यानी कि OA मतलब AO, दूसरी परावर्तित किरण OB व माध्यम पर अभिलंब ON तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। दूसरा नियम हो गया ना, पहला नियम बड़ा सिंपल सा है, तीनों एक ही सतह में एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण वो आपके जो नॉर्मल होता है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है I, वही कोण आपके जो परावर्तित किरण होती है वो अभिलंब के साथ बनाती है। यानी कि डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, यानी कि कोण I बराबर कोण R। बस ये दो रूल्स हैं और आपका कुछ भी नहीं है। परावर्तन के सीधे से दो सिंपल से रूल है, ठीक है। दोबारा से बता दूं आपको कि पहला रूल ये कहता है कि आपतित किरण मतलब इंसिडेंस रे, ये जो AO है वो, रिफ्लेक्टेड रे OB और आपका नॉर्मल यानी कि ON तीनों एक ही सरफेस में स्थित होते हैं, ठीक है। एक ही आपका जो सरफेस है उसमें क्या होते हैं, आपका सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो ये होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, स्मॉल I और स्मॉल r दोनों क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। तो आगे समझ, दोनों आपके ये रूल होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कल हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल है जो हम कर लेंगे, वैसे तो इसमें कोई खास न्यूमेरिकल बनते नहीं है, फिर भी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस है मैं आपको करवा दूंगा जो आपके एक्सपेक्टेड है वो, ठीक है। और फिर हम कल पढ़ेंगे आपके इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और फिर हम आगे देखेंगे आपका दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, गोलीय दर्पण संबंध जो भी परिभाषाएं होती हैं, ठीक है, उनको हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून कीजिए कल के वीडियो के लिए। और गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। नाइट में इस समय 9 से ऊपर बज चुके हैं, रात के 9:30 बज चुके हैं, आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो गाइस रिक्वेस्ट यही है, चैनल पर आप नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह 9 बजे, तब तक जय हिंद जय भारत।